तो थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट है, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है हमारा, डिनोटेड बाय एम एल, एम के पैर में एल और सिंपल एम एल और एल। एम एल की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस एल से माइनस एल टू प्लस एल। टोटल वैल्यू भी याद रखनी है, टोटल वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 2l प्लस 1। और ये हैं क्या टोटल वैल्यू, ये हैं नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑर्बिटल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो लिख सकते हैं इट टेल्स अस अबाउट ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्रेफर्ड ओरिएंटेशन कह सकते हो। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके मोशन को क्या कहेंगे, ऑर्बिटल मोशन। और जब कोई पार्टिकल ऑर्बिटल मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी एक मोमेंटम होगी जिसको हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, और वो ऑर्बिटल की है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है। और अपने एक्सिस के अराउंड भी वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, उसकी वजह से जो मोमेंटम होगी वो होगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और एक लाइन में अगर मूव कर रहा है तो लीनियर मोमेंटम, फिर वहाँ एंगुलर वर्ड नहीं आता। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, क्लियर, किसके इन्फ्लुएंस में, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो सबशेल हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं आगे ऑर्बिटल्स के अंदर। जो जीमेन ने बताया था कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं वो आगे स्प्लिट हो जाती हैं। क्लियर, स्पेक्ट्रल लाइंस आगे स्प्लिट हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं जीमेन इफेक्ट। तो वैसे ही क्या है कि जो सबशेल हैं वो आगे स्प्लिट हो जाते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, और उनके बारे में बताता है हमें कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर ml की वैल्यू देखते हो, आप एग्जांपल लो, एग्जांपल फॉर p सबशेल का आप एग्जांपल लो। p के लिए l की वैल्यू कितनी है, p के लिए l की वैल्यू कितनी है, 1। तो ml कितना होगा, -1 2 +1 -1 0 +1। तो क्या हो सकता है, अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। उनमें से होगा एक x एक्सिस के अलोंग, एक y के और एक z के अलोंग। शेप्स हम डिटेल में पढ़ेंगे इनकी। तो जो हम नेम देंगे इनको, 0 के लिए जनरली हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या मानते हैं, z एक्सिस। तो z एक्सिस के अराउंड जो ml की वैल्यू है, आप चाहे वो d है चाहे p है, आप 0 लेके चलोगे। तो इसको आप कह दो pz, इसको आप कह दो py, और x वाले को कह दो px। ये चेंज हो सकते हैं, बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए z के लिए फिक्स कर देंगे 0, और इनके लिए प्लस माइनस चेंज हो सकते हैं, इनके लिए फिक्स नहीं है। तो ये 3 टाइप के ऑर्बिटल्स आगे किसके अंदर है, p सबशेल के अंदर, किसकी हेल्प से पता चले हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, l की वैल्यू या 1 पुट करते हैं, 2 × 1 2, 2 + 1 3, और कितने हुए, 3 ही तो हैं। d में कितने होते हैं, 5, f में कितने होते हैं, 7। फोर्थ एंड लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय सिंपल एस
और ms। अब देखिए ध्यान से होता क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, उसके अराउंड रिवॉल्व कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का टू टाइप का मोशन है, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, स्पिन मूवमेंट। अपनी स्पिन के अराउंड भी वो क्या कर रहा है, स्पिन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे हमारी अर्थ करती है, सन के अराउंड भी करती है और अपनी ही एक्सिस पे भी स्पिन करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है और हो सकता है यहाँ भी हो, तो यहाँ से अगर वो इस तरीके से स्पिन कर रहा है, कौन सा, ये कौन सी रोटेशन बनी है, एंटी क्लॉकवाइज। और हो सकता है वो इस तरीके से भी करे, ये कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो इस मूवमेंट की वजह से, इस स्पिन की वजह से क्या क्रिएट होगी, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगी, जिसको डिनोट किससे करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से। तो स्पिन यहाँ पे क्लॉकवाइज के लिए s की वैल्यू हो जाएगी +12 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगी -12। समझ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगी, -12। तो आप लिख लेना, व्हेन इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus, then it have two types of motion, that is spin motion and orbital motion। स्पिन मोशन होता है या फिर ऑर्बिटल मोशन होता है। स्पिन मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होती है, द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन मोशन इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसको हम क्या कहते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप की स्पिन पॉसिबल है, टू टाइप की स्पिन पॉसिबल है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टू टाइप्स ऑफ spin motion, that is clockwise and anti-clockwise। तो क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर s वो होगा +12 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगा -12। और अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इफ एन ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन spin of 1 electron is cancelled out by other electron। तो उस केस में s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो टोटल स्पिन उनकी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम उनकी क्या आ जाएगी, 0। स्पिन क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन और रूट के बाहर था h/2 वैसे ही इसका फॉर्मूला है s इंटू एस प्लस वन h/2। यहाँ पे s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। और s अगर आपको पता है तो आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ही पॉसिबल हो सकती हैं भाई, दोनों ही पॉसिबल हो सकती है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये पॉसिबल है 0। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाली जाती है उसका फॉर्मूला ये है। तो स्टूडेंट्स, हमने सारे क्वांटम नंबर पढ़ लिए हैं, चारों के चारों पढ़ चुके हैं। तो एक बार उनके न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिनोट हम करते हैं n से, और n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 K L M N O एटसेट्रा, n तक ही लिख लो। मेन एनर्जी शेल के बारे में बताते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, रेडियस बताता है, उसकी वेलोसिटी हमें पता चल सकती है इससे। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वैल्यू इसकी एल से डिनोट करते हैं इसको, 0 से लेके n-1 तक इसकी वैल्यू थी, n से कम ही रहता है ये। और l अगर 0 1 2 3 4 है तो S P D F 5 है तो H तक आगे कंटिन्यू होता था जी। किसके? और इससे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते थे इससे। उसका फॉर्मूला था अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, रूट के बाहर था h/2 या फिर सिंपल h कट। थर्ड हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट कर देते हैं ml से। तो ml की वैल्यू थी -l से लेके +l तक। और टोटल ऑर्बिटल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आया था हमारे पास, टोटल ऑर्बिटल का 2l + 1 नंबर। ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा हमें कि किस सब शेल में, ये किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में, ये शेल के बारे में। और ये बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में, शेल के बारे में, सब शेल के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किससे करते हैं? S से। पॉसिबल वैल्यू -1 -½ और +½ फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में बताता है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो 0 हो जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल से पहले आपको ये 5 फार्मूला भी ज़रूर पता होने चाहिए। नंबर ऑफ सबशेल इन nth शेल, nth शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे वो होते हैं n। 1 बाय 1 इनको प्रूफ भी हम करेंगे, 1 बाय 1 इनको प्रूफ करते जाएंगे कि क्या ये फार्मूला सही है। देखिए nth शेल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थर्ड शेल। अब थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 3। उसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 0 to n-1, तो कितनी हो जाएगी? 0 to n-1, 3 - 1 दैट इज़ 2। l कितना आ जाएगा? 0 1 2। ये कौन सा सबशेल बना? S। ये कौन सा बना? ये कौन सा बना? वो बात अलग है कि इनमें आगे भी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन मुझे टोटल सबशेल बताओ एक बार कितने हुए? 3। S P and D, n भी कितना था? 3। और सबशेल भी कितने आए? 3। इसका मतलब जिस शेल के अंदर बात कर रहे हैं उसमें उतने ही सबशेल होते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 1 सबशेल, सेकंड शेल के अंदर 2 सबशेल, थर्ड शेल के अंदर 3 सबशेल, फोर्थ शेल के अंदर 4 सबशेल। सेकंड को प्रूफ करते हैं। सेकंड को
मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल 2l+1 ये कह रहा है। एक तरफ मैं डायरेक्ट करूंगा और एक तरफ फार्मूला की हेल्प से करूंगा। फार्मूला की हेल्प से अगर मैं करता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल की बात कर रहे हैं, तो हम लेके चलते हैं डी सबशेल। तो डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आए 2l+1 कितना हो जाएगा 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा ये 5। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, चाहे डायरेक्ट कैलकुलेट डी सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, उसको आप एल की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, L2 है तो ml कितना होगा -2 to +2, तो क्या होगा -2 -1 0 +1 +2, ये हो गए। कितनी ml की वैल्यू आई है 5 आई है ना, और 5 ही ऑर्बिटल होंगे। हालांकि 0 वाला फिक्स कर देना किसके लिए dz² के लिए, बाकी आप एक्सचेंज भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिक्स कर देना क्योंकि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सुविधा के लिए z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कह रखा है उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। तो पहले फार्मूला से करते हैं फॉर थर्ड शेल की अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, तो 2n² की वैल्यू कितनी आएगी 18 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 आ गया। अब अगर वैसे एक्सप्लेन करें इसको, वैसे देखें थर्ड शेल n कितना है 3, l कितना होगा 0 से n-1 दैट इज 0 1 2। 0 किसके लिए होता है s के लिए, 1 किसके लिए होता है और 2 किसके लिए होता है d के लिए। अब ध्यान दीजिए s में, और ये तो सबशेल है, ऑर्बिटल्स की बात करें तो मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं 1, इसमें 3 और इसमें 5। एक ऑर्बिटल में देखो मैक्सिमम की बात हो रही है ना, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में 2। इनमें 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ जाएंगे 6 और 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10। सभी को ऐड करें तो कितना मिल जाएगा हमें 10 + 6 + 2 18 ही ऐसे आया था। तो डायरेक्ट फार्मूला से भी आप कर सकते हो। फोर्थ देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल, n² कह रहा है ये, मतलब हम अगर बात करें फोर्थ शेल की तो फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू कितनी है 4, तो n² की वैल्यू कितनी आएगी 16। मतलब फोर्थ शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं 16 और उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 32। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल वैसे एक्सप्लेन करें तो फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू पॉसिबल 0 1 2 3 और सब शेल कौन से होंगे s p d f। ऑर्बिटल इसमें कितने हो सकते हैं 1 3 5 7। इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल की बात करनी है ना, सॉरी ऑर्बिटल की बात करनी है तो कितने होंगे 7 + 5 12 + 3 15 + 1, वैसे भी 16 आया। तो आपको अगर फार्मूला नहीं याद करना तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, और अगर फार्मूला है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं सीधा 1 मिनट के अंदर आंसर लिख सकते हो। फिफ्थ देखिए, ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल की बात हो रही है। हम किसी सबशेल की बात कर लेते हैं, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ डी सबशेल की। डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल क्या है 2l+1।
ऑर्बिटल अगर 2l+1 है तो इलेक्ट्रॉन उसका डबल होंगे ना, क्योंकि एक में कितने आते हैं 2। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2 इंटू 2 + 1 कितना हो गया 4 + 1 5 दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमें। और वैसे अगर मैं करता हूँ डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ml क्या हो गया ऑर्बिटल कितने आ गए 5, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2 × 5 दैट इज़ 10। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको वैसे एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता है तो इनको याद करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर वैसे नहीं कर सकते तो डायरेक्ट ये 5 फार्मूला कर लेना। कुछ भी पूछा जाए एन की वैल्यू एल की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट ये 5 चीज़ें बता देना। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूलाज। अब देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल एन इलेक्ट्रॉन, एन को मैं सर्कल में ले रहा हूँ। एन इलेक्ट्रॉन मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इन ए 4f ऑर्बिटल, व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर n l m s, सीक्वेंस वाइज चल रहा है। अब देखिए सबसे पहले ऑर्बिटल हमें दे रखा है 4f ऑर्बिटल। 4f में ये जो 4 होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है 4f में जो 4 होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है शेल को, शेल कह दो या फिर प्रिंसिपल शेल कह दो, वो कौन सा होगा 4, क्लियर है। सब शेल L वो कितना होगा, ये मत लिखना चाहे प्रिंसिपल शेल सब शेल, सीधा NL। L पॉसिबल कितना है 0 1 2 3, लेकिन F के लिए स्पेशल कितना होता है 3। अब L अगर 3 है तो ml कितना होगा, m या ml एक ही बात है। ml कितना होगा -3 2 + 3 -3 -2 -1 0 +1 +2। देखिए भाई हमने पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, मतलब इन 7 में से किसी में भी हो सकता है। ये 7 ऑर्बिटल्स हैं F के, किसी में से भी वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है भाई। पॉसिबल वैल्यू बता रहे हैं हम। थर्ड S, अब आती है S की। S क्या हो सकती है -½ +½ या 0। इलेक्ट्रॉन है एक, तो एक की तो या -½ हो सकती है या +½ हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन होते 2 तो हम लिख देते यहाँ पे 0। तो ये सेट पॉसिबल है भाई, ये तो फिक्स है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। ऐसे करना है आपने ये न्यूमेरिकल। सेकंड क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब दी ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। सिर्फ 2 ही दे रखे हैं n और l, प्रिंसिपल एंड एजीमुथल। तो इनसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन टाइप नहीं है, 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है जिसमें n2 हो और l1 हो। 2 और l1 किसके लिए होता है p के लिए, तो 2p का कोई ऑर्बिटल होगा, हम नहीं लिखेंगे कौन सा, क्योंकि ml नहीं दे रखा हमें, समझ आ रहा है। हम सिंपल कह देंगे 2p ऑर्बिटल, वो 2px हो सकता है, 2py हो सकता है, 2pz भी हो सकता है। सेकंड n4 और l0 किसके लिए आता है s के लिए, तो 4s ऑर्बिटल होगा। n5 और l3 है तो 5d, सही है गलत है, d नहीं आएगा f आएगा। नेक्स्ट n3 और l2 तो क्या आएगा 3d ऑर्बिटल, समझ आ रहा है। अगर आपको ml नहीं दिया तो आप x y z x² y² कुछ भी नहीं लगाओगे, सिंपल उसका आंसर लिख के आ जाओगे। देखिए भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट परमिटेड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा सेट परमिटेड नहीं है। फर्स्ट चेक करते हैं, पहले तो फर्स्ट चेक करते हैं आप। देखिए n2 है, बस मुझे n की वैल्यू चाहिए, आगे मैं कैलकुलेट करूँगा, चेक करेंगे दे रखी उनमें से तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस लगा देंगे। n = 2 तो l पॉसिबल कितना हो सकता है 0 1। क्या 0 और 1 में से कोई है, नहीं है ना। l की वैल्यू n के इक्वल हो ही नहीं सकती, तो ये नॉट, उसने नॉट पॉसिबल पूछा तो मैं टिक करूँगा।
समझ आ रहा है? आंसर सही है बट ये नॉट परमिटेड है, पॉसिबल नहीं है। आंसर में नॉट परमिटेड पूछा ना तो हम क्रॉस नहीं करेंगे, टिक करेंगे। आंसर हमारा ये ठीक है। उसके बाद ये नॉट परमिटेड है। सेकंड, n इज इक्वल टू 2, तो उसके लिए l कितना होगा? 0 या 1, इनमें से कोई तो एक दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब l 1 दे रखा है तो दोनों में से चूज़ कर लेते हैं एक वैल्यू 1। इसके लिए ml कितना होगा? -1, 0, +1, इनमें से कोई दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। n इलेक्ट्रॉन है तो s माइनस हाफ हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन हमें किसको बताना है? तो हमारा गलत आंसर है। मैं फिर कह रहा हूँ पॉसिबल है, आंसर गलत है, क्योंकि बताना क्या है? नॉट परमिटेड। उसके बाद थर्ड पार्ट देखो। थर्ड के अंदर है n कितना है? तो पॉसिबल वैल्यू है इनमें से कोई एक, गिवन क्या है? L0, तो ml भी कितना हुआ? 0, क्योंकि -0 से +0 0 ही हुआ। और n इलेक्ट्रॉन है तो s कितना होना चाहिए? +हाफ। और लेकिन s कितना दे रखा है? ये सेट नॉट पॉसिबल है, तो सही आंसर है ये हमारा। उसके बाद फोर्थ, n कितना दे रखा है? 2, n 2 है तो l 0, 1, इनमें से कोई एक है। l कितना है? उसके लिए ml कितना होगा? -1, 0। क्या ml जो दे रखा है इनमें से कोई है? तो ये सेट भी क्या है? नॉट पॉसिबल है, तो ये भी हमारा आंसर है, क्योंकि हमें कौन से बताने हैं? नॉट पॉसिबल वाले। समझ आ रहा है? n इलेक्ट्रॉन के लिए बताने हैं। क्लियर है? n इलेक्ट्रॉन के लिए हमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। क्या पूछा हमसे? नॉट पॉसिबल पूछा हमने। उसने कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है? सबसे पहले तो 7s को चेक करो भाई, n की वैल्यू कितनी है इसके लिए, और l की वैल्यू s के लिए 0, और n अगर 7 है तो पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन हमने नॉट पॉसिबल बताने हैं तो क्रॉस नहीं कर सकते, हम यहाँ टिक नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? पॉसिबल है बट हमारा ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें आंसर में क्या बताना है? नॉट पॉसिबल। भले ही ये सही है बट हमारे लिए गलत है। यही क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। 2D, n कितने? d के लिए l कितना होता है? क्या n और l की वैल्यू सेम हो सकती है? तो ये नॉट पॉसिबल है। मतलब d कहाँ से स्टार्ट होता है? 3D से। s कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? 1s से। p कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? 2p से। f कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? 4 से। समझ आ रहा है? तो ये याद रख लेना, s1 से, p2 से, d3 से, f4 से, इनके बाद जितने भी आगे हैं सारे पॉसिबल हैं, पीछे वाले पॉसिबल नहीं है। आगे चेक करिए, 3f पॉसिबल है? नहीं है। फिर भी चेक कर लेते हैं। 3f के लिए n की वैल्यू 3, f के लिए l की वैल्यू 3, तो ये दोनों सेम है, नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। टिक कर दो। ठीक है? समझ आ रहा है? आगे चेक करते हैं। 1p नॉट पॉसिबल आएगा, क्योंकि n1 और p के लिए l1, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। l हमेशा n से 1 कम होता है, ये भी नॉट पॉसिबल। 2s बिल्कुल पॉसिबल है, अगर 1s है तो 2s भी है। n कितने? 2, और l कितना है? और n2 हो तो l की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, इनके बीच में ही तो है, ये पॉसिबल है, तो ये टिक नहीं करना। 4D की बात करें, n कितना है? और l d के लिए 2, और n अगर 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3, उनके बीच में ही है, तो ये भी पॉसिबल है। तो नॉट पॉसिबल कौन कौन से हुए? 2D, 3F, 1P।